नमस्कार, पहाड़ समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। देहरादून से बड़ी खबर है, धामी कैबिनेट की बैठक जारी। तो बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा। उद्योग, खनन, उच्च शिक्षा, गृह संबंधित प्रस्ताव जो है वो आज कैबिनेट की बैठक से पास हो सकते हैं। तो लोक निर्माण विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। खनन नियमावली में संशोधन प्रस्ताव पर भी मुहर संभव है। चिंतन शिविर के महत्वपूर्ण बातों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा मानी जा रही है। तो आर्थिक स्रोत बढ़ाने को लेकर कैबिनेट में ये चर्चा, ये तमाम ऐसे मुद्दे और तमाम प्रस्ताव यहां पर रहेंगे जिस पर कैबिनेट की मोहर आज लग सकती है। तो बड़ी जानकारी देहरादून से आपको बता रहे हैं। तो धामी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर आज चर्चा के बाद हरी झंडी इन प्रस्तावों को मिल सकती है, जिसमें उद्योग, खनन, उच्च शिक्षा, गृह संबंधित प्रस्ताव जो है वो आज धामी कैबिनेट से पास हो सकते हैं, उन्हें हरी झंडी दिखाई जा सकती है। लोक निर्माण विभाग से संबंधित प्रस्ताव को लेकर जो चर्चा है वो संभव मानी जा रही है। वही खनन नियमावली में संशोधन प्रस्ताव पर भी मुहर जो है वो संभव मानी जा रही है। तो चिंतन शिविर की महत्वपूर्ण बातों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। तो जो सुझाव यहां पर आए हैं, क्योंकि उन सुझावों के जरिए रोडमैप पूरे तरीके से तैयार करने की बात धामी सरकार की तरफ से कही गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे, संवाददाता सुरेंद्र डसीना हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे। धामी कैबिनेट की बैठक लगातार जारी है, बैठक को लेकर सबसे पहले तो अपडेट दें। देखिए, बिल्कुल कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है। सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक है और तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव इस कैबिनेट में लाए जा सकते हैं। ये सूत्र बता रहे हैं कि 14 से ज्यादा जो प्रस्ताव हैं वो कैबिनेट में आज विचार के लिए लाए जा रहे हैं। खनन नीति को लेकर भी संशोधन प्रस्ताव है। हालांकि खनन नीति हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद रद्द हो गई थी, तो नीति में कुछ संशोधन होने थे और ये बताया जा रहा है कि उस नीति के संशोधन प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जाएंगे। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के कुछ प्रस्ताव हैं। पीडब्ल्यूडी में कुछ पिछले दिनों में विवाद भी देखे थे और पीडब्ल्यूडी के कुछ अन्य प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर लग सकती है। कुछ विभागों की सेवा नियमावलियों पर फैसला हो सकता है और इसके साथ सामान्य प्रशासन, गृह विभाग, परिवहन, पर्यटन, उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, इन तमाम विभागों के प्रस्ताव भी कैबिनेट में आज चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। सरकार ने जो चिंतन शिविर आयोजित किया था मसूरी में, लबासना में, यानी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में जो चिंतन शिविर हुआ था, वहां से जो महत्वपूर्ण बातें निकली थी उनको इस कैबिनेट में शामिल करने की बातें कही गई थी। राज्य में कैसे रेवेन्यू सोर्सेज बढ़ाए जाएंगे, रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, जो खर्च लगातार, जो कर्ज लगातार बढ़ रहा है उसको कैसे कम करेंगे, इन तमाम चीजों पर वहां चिंतन हुआ था और वो बातें भी यहां कैबिनेट की बैठक में दिखेंगी। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे और इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कहा था कि तमाम अधिकारियों से ये भी कहा गया है कि विकास योजनाओं को तेजी से आगे पहुंचाएं। तो ये सारी बातें भी आज कैबिनेट में चर्चा के लिए लाई जाएंगी, क्योंकि इस समय अगर बात करें तो ऐसा वक्त है जिसमें बड़े पैमाने पर अधिकारी छुट्टियों पर रहते हैं, साल का समाप्ति का वक्त है और ऐसे में काम की स्पीड बहुत जगह कम दिखती है। तो वो स्पीड कैसे बढ़ सकती है, इन मुद्दों पे भी चर्चा होगी और इसके साथ कई ऐसे विभाग हैं जिनमें वेतन विसंगति के मामले थे, वो भी आज कैबिनेट में चर्चा के लिए लाए जा सकते हैं। बिल्कुल, तो और क्या जानकारी अभी, क्योंकि आप ग्राउंड पर है, बैठक को लेकर सामने आ रही है, साथ ही साथ कौन कौन इसमें शामिल है बैठक में, और इसके अलावा और क्या कुछ मुद्दे रह सकते हैं जो चर्चा का यहाँ पर विषय रहेंगे? देखिए, कैबिनेट बैठक अभी चल रही है और कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं, गणेश जोशी, चंदन रामदास, इसके अलावा सतपाल महाराज और सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, प्रेमचंद अग्रवाल, ये तमाम लोग इसमें मौजूद हैं क्योंकि अधिकतर विभागों के प्रस्ताव इस कैबिनेट में आने हैं। और जो जैसा मैंने कहा कि मसूरी का जो चिंतन शिविर हुआ था उसकी भी महत्वपूर्ण बातें इस कैबिनेट की बैठक में दिखाई देंगी। ये मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो चिंतन शिविर से बातें निकलेंगी उनको भी हम कैबिनेट में चीजों में शामिल करेंगे और साथ ही गृह विभाग से संबंधित भी कुछ प्रस्ताव आज की कैबिनेट में दिख सकते हैं। बिल्कुल देखना होगा और तो किन किन प्रस्तावों को झंडी यहाँ पर मिल सकती है धामी कैबिनेट की। आप बने रहिए सुरेंद्र हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे। धारचूला में तटबंध बनाए जाने को लेकर फिर विवाद देखने को मिल रहा है। तो एक बार फिर से नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी हुई है। भारत के क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं नदी से कटान के बचाव के लिए तटबंध और पिछले कई दिनों से रुक रुक कर नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी हो रही है। मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। तो नेपाल के अधिकारियों से उत्तराखंड के प्रशासनिक अधिकारी भी जो हैं
बात यहां पर कर रहे हैं। और अब आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से रुक रुक कर पत्थरबाजी और किन जगहों पर। तो ये प्लाज्मा के जरिए नेपाल की काली साजिश हम आपको बता रहे हैं। ये उत्तराखंड का एरिया है और धारचूला में जो है पत्थरबाजी हो रही है, क्योंकि इससे पहले भी जो पत्थरबाजी है वो यहां पर देखी जा चुकी थी और नेपाल की तरफ से यहां पर यह आश्वासन दिया गया था कि इस तरह की हरकत जो है वो दोबारा यहां पर नहीं देखने को मिलेगी। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि जो सामने आई है पत्थरबाजी की, ये वो तस्वीर है। यहां पर विरोध जताया जा रहा है। तटबंध बनाने को लेकर जो नाराजगी है वो विप्लव जो छात्र गुट है वो करते नजर आ रहा है, जिस पर सीएम धामी ने भी बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत यहां पर की जा रही है। और प्लाज्मा के जरिए भी हमने आपको दिखाई तस्वीर कि किस तटबंध को लेकर ये नाराजगी है। तो अपने क्षेत्र में तटबंध का निर्माण कर रहा है नेपाल की तरफ से। लगातार पत्थरबाजी का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक बार फिर से नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी हुई है। भारतीय क्षेत्र में लगातार पत्थरबाजी कर रहा है नेपाल। दोनों देशों के बीच बैठक में सहमति के बावजूद सोमवार को नेपाल के कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से नेपाल के छात्र संगठनों को उकसाकर भारतीय क्षेत्र में पत्थरबाजी की गई है। नेपाल विप्लव कम्युनिस्ट माओवादी पार्टी के छात्र नेताओं ने नेपाल में जुलूस निकाला। साथ ही नेपाल के दार्चुला जिले में भारतीय क्षेत्र में कार्य कर रही कंपनी के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। लगातार भारत नेपाल से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ने पत्थरबाजी कर विवाद पैदा कर रहा है, जिस पर स्थानीय लोग भी आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोग लगातार संपर्क में, हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन संपर्क में है और जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वो दोनों राज्यों का हमारा दोनों राष्ट्रों का हमारा उनके साथ रोटी रोटी का संबंध रहा है, भाई भाई का संबंध रहा है और सदियों का पुराना संबंध है। और वो संबंध मैं समझता हूँ कि कुछ लोग उसको उकसाने का काम कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर उसमें कहीं कोई दौराव नहीं। 60 मीटर चौड़ाई की घटगाड़ नाला है, यानी कि हमारा 0 पॉइंट कहलाता है। तो उसके जो है उससे 290 मीटर में हमारा काम नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ फ्लो पूरा जो है इंडिया की तरफ है, तो इसे काम करना संभव नहीं हो पा रहा है। तो जनवरी में जो है ये मिनिमम डिस्चार्ज रहता है, तो इसी में हम काम कर सकते हैं। यदि इस मलबे को नहीं हटाया गया और 2023 में बरसात आएगी तो उसमें फिर हमारा काम नहीं हुआ रहेगा। तो नेपाल की तरफ से एक बार फिर से पत्थरबाजी यहां पर हुई है। किस तरह की स्थिति है, किस तरह के हालात है, यही समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर सुरेंद्र आपका रुख करना चाहेंगे, क्योंकि आश्वासन यहां पर दिया गया था, उसके बावजूद दोबारा से इस तरह की तस्वीर उभर कर सामने आई है। नेपाल की तरफ से पत्थरबाजी हुई है और एक बार फिर से तनाव का माहौल क्या वहां पर अब फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए आशिमा, क्योंकि ये विवाद पिछले कुछ दिनों से लगातार चल रहा है और पहले शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि जो नेपाल की ओर से दार्चुला क्षेत्र है वहां से जो स्थानीय लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब उसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल हो चुकी है। आप कम्युनिस्ट झंडे इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, महाकाली के इस ओर यानी भारत की ओर अगर बात करें तो उत्तराखंड का धारचूला है और महाकाली की दूसरी ओर नेपाल का दार्चुला है, जहां से लगातार ये प्रदर्शन हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो तटबंध का निर्माण कर रहा है वो अपने क्षेत्र में कर रहा है। 2013 की जब आपदा आई थी तो उसके बाद नेपाल में महाकाली की ओर बड़े बड़े तटबंध बनाए गए और भारत ने इसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि नेपाल अपनी प्रोटेक्शन के लिए ये तटबंध बना रहा था। आज जब भारत में बड़े तटबंध बन रहे हैं तो उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर भारत में मजबूत तटबंध होंगे तो महाकाली का पानी टकराकर दार्चुला की ओर यानी नेपाल की ओर कटाव करेगा। तो पहले तो स्थानीय लोगों की ओर से विरोध था, अब इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बड़े पैमाने पर नजर आ रहे हैं। जो स्थानीय विधायक हरीश धामी है, उनका ये कहना है कि इस क्षेत्र में जो नेपाली सांसद है वो कांग्रेस का है, जो विधायक जीता है वो कांग्रेस का जीता है और एक और विधायक है वो माओवादी समर्थन गुट का है। तो इसलिए कम्युनिस्ट जो हैं इस हताशा में भी हैं, उनके हाथ से सत्ता जा रही है और इसलिए भी ये बड़ा प्रोटेस्ट देख रहे हैं। और अब तक की अगर स्थिति देखें तो नेपाल कांग्रेस के संबंध भारत के साथ ज्यादा बेहतर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी चीन के लिए ज्यादा करीबी दिखती है और यही सारी चीजें
इसमें दिख रहे हैं। पहले ये लग रहा था कि शुरुआत में स्थानीय लोगों का ये विवाद है, लेकिन अब इसमें जिस तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी लगातार उतर रही है, विप्लव के तमाम कार्यकर्ता इसमें लोगों को भड़का रहे हैं और बड़े पैमाने पर भीड़ हो रही है, तो ये बहुत ज्यादा स्थिति अब चिंताजनक हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पूरे मामले में और फिर से अधिकारियों से बातचीत की बात कही जा रही है और देखना होगा कि इस बात के बाद, इस वार्ता के बाद किस तरह से हल निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे खबर और रुड़की से है, जहां पर भ्रष्टाचार की खुली पोल। तो 1 साल पहले बने पुल में पड़ी दरारें। हरिद्वार दिल्ली हाईवे के पुल में बड़े बड़े गड्ढे देखे गए हैं, तो पुल की हालत खराब होने से आवाजाही बाधित हो रही है। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए तस्वीर सामने आई है और ऐसे में पोल खुलते हुए नजर आए, क्योंकि 1 साल पहले ही ये निर्माण यहां पर हुआ था और भ्रष्टाचार की ये बड़ी पोल खुलते हुए नजर आ रही है। पुल में किस तरह से दरारें पड़ी हुई हैं। हरिद्वार दिल्ली हाईवे के पुल में बड़े बड़े जो गड्ढे हैं वो देखे गए हैं। पुल की हालत खराब होने की वजह से आवाजाही बाधित है। इससे पहले लोग इस पुल से गुजर रहे थे तो कहीं ना कहीं हादसों को दावत देता ये पुल नजर आ रहा था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 1 साल पहले ही इसका निर्माण हुआ है और उस बीच ये दरारें और गड्ढे आखिर क्यों। और अब ऋषिकेश से बड़ी खबर है। कर्णप्रयाग रेलवे सुरंग निर्माण में स्थानीय लोगों ने खराब गुणवत्ता से निर्माण कराने का आरोप लगाया है। सुरंग निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले डस्ट पर खड़े सवाल किए हैं। तो स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि बिना वॉशिंग प्लांट के यहां पत्थरों से डस्ट निकाला जा रहा है, जो कि मिट्टी नुमा है। ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है, तो कार्रवाई न होने पर जनहित याचिका दायर करने की भी बात कही है। तो डस्ट पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इसमें ग्रामीणों की तरफ से लगातार कार्रवाई को लेकर मांग की जा रही है। और सवाल खड़े करते हुए स्थानीय लोगों ने यह आरोप कहा है कि बिना वॉशिंग प्लांट के यहां पत्थरों से डस्ट को निकाला जा रहा है, जो कि मिट्टी नुमा है और ऐसे में आसपास के लोगों की सेहत के लिए भी खराब है। तो ग्रामीणों ने इस पर कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई न होने पर जनहित याचिका दायर करने की बात भी कही है। तो जनहित याचिका दायर करके एक चुनौती देने की बात। से ये डस्ट आता है क्रेशर से, उस क्रेशर पे सबसे पहले तो वॉशिंग प्लांट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग टिहरी डैम का भी काम देख चुके हैं, जहां रोड़ी डस्ट पूरा वॉशिंग करके ही डैम में लगता था। और यहाँ देख रहे हैं तो ये तो बिल्कुल मिट्टी लगा रहे हैं पूरा, मैंने आपको दिखाई दिया है। तो हाँ, उसका कोई वॉशिंग प्लांट है नहीं, बिल्कुल मिट्टी लगा रहे हैं। कल को कोई जान माल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर सुरंग धंस जाएगी तब क्या होगा। इतने कहने पर भी प्रशासन होश पे नहीं आ रहा है।